कुछ पढ़े लिखे हैं आप लोग कि हमारा सब भूल जाता है हैं? कुछ लोग समझ में आता है नहीं? अरे किसी के पास कोई किताब हुई कि नहीं हुई? इकोनॉमिक्स की किताब किसी के पास में कुछ हुई कि नहीं? एनसीईआरटी दे रखी है ये 11 12 की। और बस अभी वही दिया है। और किसी के पास क्या पोस्ट कर रहे हैं? सर कुछ नोट्स बना दिए। हम नोट तो पूरा बनवा देंगे, अगर किताब नहीं खरीदोगे तभी पूरा का कवर कर जाएगा। लेकिन सामान्य जानकारी के लिए जैसे एनसीईआरटी पूरी अच्छी आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। एनसीईआरटी की है ना, साल है ये पूरा, ये लेकर के 12 तक। ठीक है, अच्छा 6 से लेकर 12 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें सभी एनसीईआरटी का भी मिल जा रहा है और कुछ डाटा आंकड़े भी मिल जाते हैं। तो अच्छा बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो सही हो जाएगी। इस बार संभवतः आप लोग को इससे पढ़ लीजिए, अगली बार जब होगा तो खुद आपकी किताब आ जाएगी हमारी। मैं खुद ऐसा लिख दूंगा इन सबसे बेहतर किताब वो आ जाएंगे, आप लोग पढ़ लेंगे। जब कोई जब और बहुत लंबी भी नहीं, बहुत शार्ट में और सभी कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो सामान्य जहाँ कुछ भी जानकारी नहीं है तो सपोर्ट के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। जो एनसीईआरटी है और 6 से लेकर 12 तक है पूरा, और बहुत सिंपल वे में किया हुआ है और टू द पॉइंट दिया है कि इसमें कुछ घुमाए फिरे ना, और आसान लैंग्वेज में है। पंखा पर कुछ नहीं चल रहा, आज अब आ जाओ। यहाँ क्यों नहीं आ रही? जरूर लग रही है। कहाँ से? आगे से कहीं बंद कर देते हैं। कौन करता है? कहाँ उस तक हम लोग शुरू किया था, खत्म किए थे? कहाँ तक हुआ था बताइए आप लोग, कुछ ख्याल है? बस तो वही तक हुआ बेटा, और सब कुछ सर सामाजिक प्रगति सूचकांक हुआ है? सामाजिक प्रगति सूचकांक बताइए सर। लाइट तो चलवा दो भैया मैंने। लाइट तो सर है नहीं है, क्या किया जाए? कोई ऐसा नीचे है? नीचे लाइट है कहीं? और यहाँ से बंद कर देते हैं वो कहीं। नीचे है? हाँ लाइट है नीचे तो मीटर है जो डायरेक्ट है सर। अच्छा, हाँ सभी सिर्फ ऑफिस उसमें जो है इन्वर्टर कनेक्शन है वो उनका नीचे कराने को मीटर चल रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हम सूचकांक पढ़ा दिए थे कि मैं सूचकांक है प्राइस नाम बताइए। प्राइस इंडेक्स P1 बटे P गुणे है P0 है, P या P0 को ठीक है, P0 रखे P0 उसमें लिखा होता है ना। P यानी प्राइस इंडेक्स यानी कीमत सूचकांक। कीमत सूचकांक में क्या होगा? P1 का मतलब क्या होगा बताइए? हम बताए थे उस दिन में, लिखा है देखिए। हाँ चालू कीमत, ठीक है, चालू वर्ष की कीमत। हाँ चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत या पिछले वर्ष की, ठीक है ना। जैसे उदाहरण मैंने दिया था 1991 में 450 रुपया था एक्स वस्तु का मूल्य, ठीक है। और फिर 1992 में
500 हो गया। ठीक है, एक्स वस्तु कीमत। तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई? कीमत सूचकांक कितना हुआ है? तो ये हो जाएगा 500 बटे 450 गुणे 100। कितना हो गया? तो कोट कर रही प्रॉपर हमारे गांव में चीज पढ़ाई जाती है, हाँ? इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अच्छा, एयरपोर्ट का पेपर है 26 को जा सकते हो। एनडीए में एग्जाम बहुत अच्छी बात है। कितना हुआ बताओ? अरे इसका काट दिए, इसका काट दिए। ठीक है, 11.11 कितना? 11.11% की वृद्धि। 11.11 ये 11 ये ना 11.1 और 50 हो गया। है 500 है 500 को 100 में घटा दोगे ना, ये 500 बटे 450 गुणे 100 कितना हुआ? ये 111.11 आ रहा। हाँ, तो वृद्धि 100% में वृद्धि होगी तो वृद्धि कितने होगी? वृद्धि 100 में घटा देंगे ना, 100 में प्रतिशत में कितना होगा बताओ? प्रतिशत 11.11 होगा। हाँ, 11.11 11% के आसपास आएगा। 11%। ठीक है, इतना तो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग ना? क्या हुआ? ठीक है, तो ये प्राइस इंडेक्स इस तरह से निकालोगे आप लोग। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि प्राइस इंडेक्स के अलावा और भी कुछ निकालना हो, जैसे इस क्लास के बच्चों को निकालना हो या किसी मैटर का हो या कोई भी चीज, कीमत हो, पदार्थ हो, मूल्य हो, स्टेटस, कोई भी डाटा हो, तो आप उसका सूचकांक का बेस मूल्य जो होता है सूचकांक का यही होता है कि आधार चालू वर्ष की जनसंख्या या फिर आधार वर्ष की जनसंख्या गुणे 100 आपको मालूम हो जाएगा कि जाति जनसंख्या की दर कितनी है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। ठीक है ना? मैं तो इलाहाबाद से भागे हुए आ रहा हूँ। इलाहाबाद से सीधे कॉलेज, कॉलेज से सीधे भाग के नहीं आ रहा हूँ। फिर आगे अगर ये कहा जाए कि समृद्धि की दर, समृद्धि का बताया था मैंने क्या था? समृद्धि की दर क्या होगा बताइए? किसने लिखा था? लिखा तो था मैंने जी। वर्ष के अंत में राष्ट्रीय माइनस वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय हाँ बटे वर्ष की शुरू की राष्ट्रीय आग हुए 100। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? इसको फिर से लिख लो। समृद्धि की दर यानी जी से इसको डिनोट करेंगे। देखो बेटा, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में राष्ट्रीय आय माइनस वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रीय आय बटे वर्ष की शुरू की राष्ट्रीय आय, या इसको ऐसे कहते हैं अंत
या अंतिम आय माइनस प्रारंभिक आय बटे प्रारंभिक आय गुणे 100 भी नहीं रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? सर ये कब निकालते हैं? हाँ? इसे कब निकालना पड़ता है समृद्धि दर? समृद्धि दर जब जीडीपी की आप निकालेंगी या जीएनपी की निकालेंगी, समृद्धि दर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर निकालेंगी, उसमें ये प्रयोग करते हैं। ठीक है? जीडीपी में इंक्लूड हो रखा होता होगा ना ये? हाँ, जीडीपी क्या होता है बताओ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्राफ पेमेंट वो तो हो गया कि नहीं उसका? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या, राष्ट्रीय क्या किसको कहते हैं बताओ? राष्ट्रीय आय जो एक वित्त वर्ष के अंदर हमारे देश के अंदर जितना भी उत्पाद हुआ या जितनी भी इनकम हुई जनरेट हुई, हाँ, ठीक है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय या जीडीपी कहेंगे। ठीक है, लेकिन जीडीपी कहते हैं किस पर? उसमें भी दो कीमत आती है, साधन लागत पर और मार्केट प्राइस पर। साधन लागत और मार्केट प्राइस पर। तो हम किसको मानते हैं सही? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर। साधन लागत को हम क्या कहते हैं? GVA। ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, मूल्य वर्धन। अब पहले राष्ट्रीय आय को GNP या NNP एट ए फैक्टर कास्ट को हम राष्ट्रीय आय कहते थे। ठीक है, लेकिन अब 2015 से हम GPA के आधार पर NNP फैक्टर कास्ट को निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम इस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस रूप में अगर हमें कहा जाए कि हमारे देश की समृद्धि दर जैसे घटती है और बढ़ती है, तो क्यों घटती बढ़ती है? उसका क्या रीजन है कि आप कैसे मालूम करते हैं कि हमारी समृद्धि दर घट गई है, हमारी समृद्धि दर बढ़ गई है? हाँ, मान लीजिए G इक्वल टू प्रारंभिक में, प्रारंभिक अगर कहा जाए या अंत में या वर्तमान, अंत का मतलब वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में हमारी आय 15 थी, राष्ट्रीय आय 15,000 करोड़ डॉलर थी या 15 ट्रिलियन डॉलर थी। ठीक है, और प्रारंभ में कितना था? 10। ठीक है, और वर्ष के शुरू की राष्ट्रीय आय तो कितना हो गया आपका? 50%। यानी आपकी राष्ट्रीय आय और जीडीपी में कितने % की वृद्धि हुई? 50%। अब क्लियर हुआ? 8% कैसे होता है, 6% कैसे होता है, इसको इसी आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी कोई दिक्कत संकट या जो ना समझ में आता हो? क्योंकि हर जगह आप सुनते हैं कि समृद्धि दर बढ़ी, समृद्धि दर घटी, है ना, ऋणात्मक हो गई, तीन ही होती है। पहले भाई धनात्मक होगी, कम होगी और फिर ऋणात्मक होगी। कोविड काल में क्या हुई थी हमारी? ऋणात्मक हो गई थी। कितने %? 7%। लेकिन उसके बाद हमारी रिकवरी किस आकार में हुई थी? V आकार की। तो एक होता है U, एक होता है V, एक होता है W और एक होता है F। ये 4 प्रकार से आपकी अर्थव्यवस्था रिवाइव करती है। क्या करती है? रिवाइव का मतलब अपने को पूरा करती है। ठीक है ना? थोड़ा सा पानी हल्का सा पानी डाल दे। बस बहुत ठीक है, यहां तक सही क्लियर है? इस
इसका एक और भी चीज है कि समृद्धि दर को ज्ञात करने के लिए आपकी जो भी आय प्राप्त होती है क्या सभी खर्च हो जाती है? हैं? उसमें लगभग 20% आप क्या करते हैं? बचत करते हैं, ठीक है ना? और जो बचत करते हैं वही क्या होता है? निवेश होता है। क्या करता है? वही निवेश होता है। जो बचत हुई, मान लीजिए कि 1000 रुपया आपकी इनकम हो गई, ठीक है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? या एक व्यक्ति का, ये एक ही व्यक्ति की 1000 रुपये आया है, तो क्या वो मंथली पूरा खर्च कर देगा? वो किन्स के अनुसार व्यक्ति की 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी? मैं बता रहा हूं कि 3 तरह के आदमी का उद्देश्य लक्ष्य होता है। पहला होता है वर्तमान खर्चा, ठीक है? वर्तमान खर्चा। फिर लिखता है क्या? आकस्मिक खर्चा। फिर उसके बाद क्या लिखता है? यानी सट्टा, यानी उसके पास भी, उसके बावजूद भी बच जाता है, उसके बावजूद भी बच जाता है। तो क्या करेगा उसका? वो इन्वेस्टमेंट करेगा। वो क्या करेगा? फिर इन्वेस्ट करेगा ताकि उस पैसे से वो पूंजी प्राप्त करे। क्या करेगा? वो पूंजी प्राप्त करेगा। तो अब उसी में समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग। आई माने इन्वेस्टमेंट, एस मीन्स सेविंग। अगर सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अगर सेविंग घटा तो इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। दोनों में विलोम संबंध पाए जाते हैं, ठीक है? भाई एक घटेगा तो बढ़ेगा, सेम है, ठीक है ना? ये आप लोग को होना चाहिए, ठीक है ना? कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब इसमें हम क्या कहेंगे? धनात्मक है या समानात्मक संबंध है? समान संबंध है। इसी के साथ ही साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है पूंजी निर्माण से। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण क्या होता है? पूंजी निर्माण से यह है, वह चीज है जो उपभोग में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि भावी फर्दर के लिए हम उसको लगाते हैं ताकि वो और हमारे उपयोगियों को बढ़ाए। तो वो उसका मतलब सिर्फ नहीं कि हम केवल पैसा बैंक में रख दिए। हमारा कहने का मतलब यह है उससे और भी पूंजी आप जनरेट करें, उससे और पूंजी जनरेट करें। वो और जैसे आपने मशीन खरीद लिया, सिलाई मशीन खरीद लिया, आप कपड़ा सिलने लगे, आपका व्यापार बढ़ा, आपको इनकम स्रोत हुआ। आपने फ्रिज खरीद लिया और कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे। आपने क्या किया? लघु कुटीर उद्योग यानी कपड़ा बनाने का कारखाना आपने खोल लिया। एमएसएमई कंपनियां कर रही हैं। आपने क्या किया? पेन ड्राइव बनाना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है? आपने होटल ही खोल लिया। अपने घर है, घर के सामने होटल खोल लिया, दुकान खोल लिया। तो क्या हुआ? ये पूंजी निर्माण है। सर लेबर्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता ये? क्या लेबर्स को पूंजी निर्माण में नहीं रखेंगे? वो तो उत्पादन के कारक होते हैं। वो पूंजी निर्माण के कारक। पूंजी निर्माण कैसे होगा? उत्पादन से होगा, ठीक है ना? उत्पादन जब होगा उसमें लेबर लगेगा, ठीक है ना? इस हिसाब से होगा। यहाँ और कोई डाउट तो नहीं है? तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जीडीपी में या वृद्धि दर में क्या होना चाहिए? पूंजी निर्माण।
पूंजी निर्माण होना चाहिए। ठीक है, किस रूप में? धनात्मक रूप में। कितना होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए? जितनी सप्लाई उतनी डिमांड हो, डिमांड और सप्लाई। बराबर हो जाए। सप्लाई क्या होगी? जो आपका उत्पादन हुआ है वो उतना ही सप्लाई करेंगे। और डिमांड आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब सप्लाई कम होगी। डिमांड कौन करता है? आप करते हैं, कंज्यूमर करता है। विदाउट कंज्यूमर के आपको उत्पादन हो ही नहीं सकता है, डिमांड हो ही नहीं सकता है। ये क्लियर है ना कि समृद्धि के लिए क्या होना चाहिए? डिमांड होना चाहिए। और जब डिमांड होगा तो उस वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन होगा फिर वितरण होगा, वितरण के बाद फिर क्या होगा? उपभोग होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति उपभोग करेगा फिर वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, वो अपने पास कुछ नहीं बचा कर रखेगा। ठीक है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है। अब हम लोगों ने लगभग ये तो पढ़ लिया, समृद्धि हो आर्थिक विकास। ये आर्थिक कारण मैंने बता दिया था ना, आर्थिक विकास कारण मैंने बताया था, लिखाया देखिए काफी। और किसी के पास तो होगी आर्थिक विकास कार्य में लिखाया था? कोई किसी के पास? सब लोग ने आर्थिक विकास कार्य में लिखाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात सही है। सर आपने कोई फॉर्मूला दिखाया था वो पूंजी वर्तमान अनुपात उत्पाद अनुपात वाला। अच्छा, ये वृद्धि की दर ही है। जब उसमें और आगे हम जाएंगे इसमें सर सूचकांक है, लिखवा रहे थे आप। बहुत वो तो लिखवा दिए थे। सूचकांक लिखवा दीजिए। सूचकांक क्या है? अच्छा अच्छा, ये चीज हो गई कि सामाजिक प्रगति सूचकांक मैंने बताया था। जी सर। हाँ जी सर, सामाजिक प्रगति सूचकांक ये हो चुका था, पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके आगे है बस ये निर्देशांक बताया था बस। ठीक है ना? सर ये बता दीजिए क्या होता है पूंजी वर्तमान उत्पाद अनुपात? एक ये तो खराब हो रहा है, क्या तो साफ कपड़ा हो तो सही है। एक पूंजी के या किसी वस्तु के उत्पादन में, एक्स वस्तु के उत्पादन में कितना लगता है? 2:3। ठीक है, यानी एक वस्तु के उत्पादन में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? ठीक है ना, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। वर्तमान यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी एक वस्तु के उत्पादन में कितनी पूंजी लगी है उसके अनुपात को हम कहते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात। लिख लीजिए इसको। किसी एक वस्तु के उत्पादन में कितनी पूंजी की मात्रा लगती है उसको पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। इसके साथ ही किस रेशियो से वृद्धि होती है उसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहेंगे। ठीक है, हाँ? रिपीट कर दीजिए। अब हम देख के तो बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक वस्तु के उत्पादन में कितनी पूंजी की मात्रा लगती है उसे पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कितनी वृद्धि दर से लग रही है
उसे हम वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब लिख लीजिए। अब ये तो आपका विकास का आर्थिक, हम 2 चैप्टर पढ़ा रहे थे, आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास में आपका दोनों समृद्धि और विकास, पढ़ा चुके हैं सर जी। हाँ ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये तो आप पूरा पढ़ चुके हैं। इसमें हमने समृद्धि क्या होती है वो भी हो गया है, विकास हो गया वो भी हो गया है, इसके माप क्या है ये भी हो गया है। ठीक है, अब इससे कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप लोग कर लेंगे हैं कि कुछ छूटेगा? हम समझते हैं कोई भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना। अब लिखिए आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग ग्रुप में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए पहला साधन प्राकृतिक संसाधन, तो इसको हम डिफाइन करके चले जाएंगे। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पूंजी निर्माण, उसके बाद पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको बोलेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो। तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति, आगे लिखिए मानव संसाधन, मानव संसाधन, फिर आगे अवस्थापना, अवस्थापना क्या बोलते हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा। ठीक है, आगे लिख लीजिए विदेशी व्यापार की शर्तें, विदेशी व्यापार की शर्तें, फिर आगे लिख लीजिए आर्थिक प्रणाली, अगला है कृषि का विक्रय अधिशेष, कृषि का विक्रय अधिशेष, लास्ट पॉइंट है बचत आय अनुपात, बचत आय अनुपात। अब एक को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन से क्या समझते हैं आप? हाँ? जो प्रकृति से प्राप्त हो। हाँ, ठीक है, यानी वह सभी वस्तुएं और सेवाएं जो आपको प्रकृति के द्वारा गिफ्ट के रूप में निःशुल्क मिली है ना। तो प्राकृतिक संसाधन हो गया लैंड, ऊपर आकाश, ठीक है, इन दोनों के बीच की सभी कुछ, ठीक है ना, है कि नहीं। आपके देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जो भी पाया जाएगा वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। जैसे सोलर एनर्जी भी आपको प्राप्त करना है तो किससे? सूर्य के प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास कितनी कड़ी धूप हो रही है आपके यहाँ,
जितनी कड़ी दो अच्छी धूप होगी उतनी सोलर एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी, आप स्टोरेज ज़्यादा कर पाएंगे। अगर हो सकता है कि अगर 12 महीना में 9 महीना केवल आपको धूप ही ना हो, जैसे आइसलैंड वगैरह में है ना। वर्षा वगैरह पानी क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपके विकास के लिए आपके पास प्राकृतिक संसाधन तो हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उस वस्तु और सेवाओं को, यानी जो भी संसाधन है प्राकृतिक संसाधन मटेरियल रूप में, उसका आप कितना दोहन कर पाते हैं। इस विकास की पहली प्राथमिक शर्त है कि आपके पास लोहा भी है, तो लोहा से स्टील बनाने की फैक्ट्री आपके पास है कि नहीं, भारी उद्योग धंधे हैं कि नहीं, लोहा का उत्पादन, वो भी पिग आयरन, बढ़िया लोहा जो जंग रहित हो, उसका उत्पादन आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ कच्चा लोहा यहाँ उत्पादन हो रहा है और फॉरेन चला जा रहा है, फिर वहाँ से लौट के आ रहा है, आपको फिर मिल रहा है, तो वो आपके विकास के लिए उचित नहीं होगा। बल्कि आप अपने यहाँ कितना दोहन करते हैं, अपने विकास में कितना लगाते हैं, पुल के निर्माण में कितना लगाते हैं, कितना उसका संशोधन करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसके साथ ही साथ हाँ, तो प्राकृतिक संसाधन वो तो आएगा, तकनीक में आ जाएगा ना, वो कि हम कितना तकनीक करते हैं, तो उसका दोहन किससे करेंगे आप। प्राकृतिक संसाधन तो है, तो प्रचुर मात्रा, जैसे आप ये कहा जाए कि इंडिया इज द इंडिपेंडेंट ऑन द ऑयल, है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ढेर सारा जमीन है, क्यों नहीं है? या तो हम खोज नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर है, या समुद्र के अंदर हमारे पास तेल भंडार बहुत ज़्यादा है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। प्राकृतिक भंडार तो है, लेकिन हम उसका दोहन कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ आप क्या है कि आप जितना उत्पादन करते हैं, उतना जितना आपको आवश्यकता है उतना उत्पादन आप नहीं कर पाते। जितना आपकी अरब आबादी है, 135 करोड़ आबादी, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास कच्चे तेल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास अगर 5 करोड़ की जनता होती या 25-30 करोड़ की जनता होती, तो हमारे पास जितना संसाधन वो पर्याप्त होते, ठीक है। हमारे पास जो भी रेलगाड़ियाँ चल रही हैं डीजल से चलती हैं, जो भी मोटर व्हीकल है सब उसी से चलते हैं, परिवहन के संसाधन जो भी हैं उस पर डिपेंड है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता होनी चाहिए, यह पहली शर्त है कि प्राकृतिक संसाधन आपके पास होना चाहिए आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है पूंजी निर्माण, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है तो उसका आप दोहन करेंगे कैसे, पूंजी निर्माण के रूप में तो करेंगे। आप सभी को सभी कंज्यूम कर जाते हैं या कुछ बचाते हैं, बचाना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि जिस देश की बचत दर जितनी ज़्यादा होती है, समृद्धि की दर और पूंजी निर्माण की दर उतनी ही ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो आपकी सर्किल क्या होगी, उत्पादन की चलेगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर उत्पादन कम हुआ तो पूंजी निर्माण भी कम होगा। एक बहुत अच्छा शब्द माना जाता है, इसको कहेंगे दुष्चक्र। दुष्चक्र समझ रहे आप लोग, विशस मतलब उसको कहा जाए विशस सर्किल। विशस सर्किल को आप कहते हैं दरिद्रता का सूचकांक, दरिद्रता का दुष्चक्र बोलते हैं उसको। एक देश दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, और दरिद्रता अपने आप में कारक है आपको और गरीब बनाने के लिए, है ना। क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसको आप लोग बल्कि नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। जैसे कम उत्पादन, ये कम उत्पादन, ये कम उत्पादन हुआ। कम उत्पादन के परिणामस्वरूप क्या होता है, कम आय होगी।
क्या होगी? कम आय होगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? मांग भी आपकी क्या होगी? कम होगी। मांग कम होगी। उसके बाद फिर निवेश भी कम होगा। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी की कमी होगी। पूंजी की कमी होगी, और जब पूंजी की कमी होगी तो उत्पादन भी कम हो गया। ये दुष्चक्र नहीं हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये दुष्चक्र है कि नहीं? आप कम उत्पादन है। क्यों कम उत्पादन है? क्योंकि आपके पास पूंजी कम है। कम उत्पादन से कम आपके पास आय होगी। कम आय होगी तो मांग भी आपकी कम होगी। मांग कम होगी तो निवेश में इन्वेस्टमेंट कम होगा, और पूंजी की निर्माण भी कम होगी। आपके पास इन के संसाधन नहीं होंगे। ये आपका पूर्ति साइड है या मांग साइड है? ये दो पक्ष होंगे, एक पूर्ति पक्ष का होगा, एक मांग पक्ष का होगा। तो ये मांग पक्ष है, ठीक है। और पूर्ति पक्ष में क्या हो जाएगा इसमें? हाँ बोलिए। कम उत्पादन होगा, कम आय होगी, तो कम क्या होगा? कम बचत भी होगी। बचत भी कम होगी, और बचत जब कम होगी तो निवेश भी कम होगा, और निवेश कम होगा तो पूंजी निर्माण भी कम होगा। इसलिए फिर कम उत्पादन पर हम आ गए। तो अगर ये कहा जाता है कि अगर हम इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो हम कहाँ करेंगे? किस इस चक्र को तोड़ना तो हम क्या करें? कैसे, कहाँ से तोड़ेंगे? उत्पादन ज्यादा करेंगे। उत्पादन ज्यादा करेंगे। उत्पादन कैसे ज्यादा करेंगे आप? जब आप निवेश ज्यादा करेंगे, बचत को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे आप? बचत को बढ़ाएंगे, और बचत को बढ़ाने के बाद निवेश होगा। यानी आपके पास इनकम होगी, इनकम के बाद ही वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पूंजी निर्माण की गति शुरू हो जाती है। यानी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, उद्योग धंधे आपके पास शुरू हो जाते हैं। और जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो आपका पूंजी निर्माण कम हो जाएगा। ठीक है ना? लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा तो आय कम होगी। अब इसी दरमियान एक अर्थशास्त्री किंस थे कि आर्थिक विकास के दुष्चक्रता को तोड़ने के लिए गरीब देशों यानी अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए क्या करना चाहिए? एक विकासशील देश को, गरीब देश को, अल्प विकसित देश को विकास के लिए क्या करना चाहिए? जब कोई संसाधन न हो तो कुछ नहीं, जनता से गड्ढा खुदवाए, उसको पटवाए। उनका सीधा कंसेप्ट था। सरकार को क्या करना चाहिए? उसमें प्राइवेट आदमी नहीं करेगा। प्राइवेट आदमी क्यों कराएगा? भाई गड्ढा खुदवाएगा फिर उसको भरवाएगा। क्यों करवाएगा वो? क्योंकि उसको कोई लाभ होगा? कुछ नहीं लाभ होगा। तो किसको करना चाहिए? सरकार को। सरकार को क्या करना चाहिए? गड्ढा खुदवाए और उसको पटवाए। तो उससे क्या होगा? उसको, सरकार को, कि अगर गड्ढा खोदेगा और गड्ढा पटेगा तो वो काम करेगा, काम के बदले उसको क्या मिलेगा? इनकम, आय मिलेगी। और जब आय मिलेगी तो वो कंज्यूमशन के लिए क्या करेगा? डिमांड करेगा। और जब डिमांड करेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि उसकी आय कहाँ पे फिर चली गई? उत्पादक के पास। फिर वो उत्पादन करेगा, फिर वो यानी सर्कुलेट शुरू हो जाएगा। और उसी के तहत एक अर्थशास्त्री थे, वर्तमान में हैं अभी, जॉन ड्रीनेज। किस देश के थे? ये अमेरिका के थे और यहाँ इंडिया में हैं। सर इस तरह में जो बता रहे हैं गड्ढा खुदवाओ और फिर उसको हाँ। इन्वेस्ट गवर्नमेंट लगाओ, पैसे का इस तरह में गवर्नमेंट लगाओ, वो हम बता रहे हैं। तो राजकोषीय नीति होगा, राजकोषीय नीति पर भारी हुआ, राजकोषीय घाटा हुआ।
लेकिन इससे राजकोषीय घाटा तो हुआ, लेकिन आपके विकास की आय का जो चक्र है वो तो चालू हो गया, यानी उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो देश की इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, तो उसको वो भरपाई उसे कर लेंगे। वो भाई जो लगा रहे हैं वो उसको भरपाई कर लेंगे, किसके द्वारा? टैक्स के द्वारा, ठीक है ना, टैक्स के द्वारा उसको वो भरपाई कर लेंगे। इससे लोगों को रोजगार मिला, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को रोजगार मिले, और जब रोजगार मिलेगा तो आय अपने आप जनरेट होगी। जैसे भारत में स्कीम चलाई, मैं बताया था जॉन ड्रेनेज की, वो कांग्रेस सरकार में जब आए थे और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा, रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा था, तो सरकार कही कि नहीं, लोगों को रोजगार देना है, और वो भी ऐसे लोगों को जो अशिक्षित हों और ग्रामीण बेल्ट में हों। तो मनरेगा ये किया गया कि आप क्या करिए कि गाँव की सड़क ही बनवा डालिए। क्या करिए आप? गाँव की खड़ंजा सड़क और नालियाँ बनवाना शुरू कर दीजिए। और उनको सरकार क्या की? धन दी कि आपको इतना मजदूरी आपको बांटनी है। तो उससे क्या हुआ? लोगों की इनकम आया, रोज एक तो काम हुआ, रोजगार मिला और इनकम जनरेट हुई। फिर वो क्या किए, जो खाना कम खाते थे वो ज़्यादा खाना खाएंगे, डिमांड ज़्यादा होगी। कपड़ा जहाँ एक पहनते थे वो कपड़ा 2 पहनेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ने जाएंगे। तो आपकी जनरेट हो गई कि नहीं हो गई? तो उत्पादन शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया और बचत भी बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो अगर इसको तोड़ना हो तो हम कहाँ करते हैं? निवेश, बचत को बढ़ाते हैं और निवेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका तरीका क्या है? गवर्नमेंट 3 प्रकार से करती है, बताया था आपको कि वो लोन लेती है, राजकोषीय घाटा में या तो एक आम पब्लिक से जाती है, दूसरे आरबीआई से लेती है, और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या विदेशों से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी, या अपने मित्र देश। उसके लिए क्या होना चाहिए? विनिमय की शर्त, व्यापार की शर्त, ठीक है ना। उसको वो क्या करते हैं? फ्री ट्रेड कर देते हैं। क्या करते हैं वो? व्यापार की शर्त में हमारे देश और आपके देश में आवागमन पर, वस्तुओं और सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं होगा, और नहीं अगर हतोत्साहित करना है तो हम क्या करते हैं? उन भारी मात्रा में टैक्स इम्पोज कर देते हैं। किस पर? फॉरेन वस्तुओं पर। और हम अपनी वस्तुओं को क्या करते हैं? कम कीमतों पर बेचना पसंद करते हैं, और इतनी कम कीमतों पर पसंद करते हैं कि लागत से भी कम हो। 10 रुपये उत्पादन में स्पेंड की आई है तो हम बाहर जाकर के 8 रुपया में, 7 रुपया में, 12 रुपया नहीं बेचेंगे, बल्कि 7 रुपये 8 रुपये में बेच के हम चले आएंगे। क्यों? इसका क्यों है? एक डंपिंग व्यवस्था होती है। सस्ता हो जाएगा तो डिमांड ये होता है। वहाँ की वस्तुएं और सेवाएं क्या होंगी? ये पेन वहाँ पे उत्पादन में क्या होंगी? महंगी होंगी। वहाँ के जैसे वहाँ भी पेन उत्पादन हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ 10 रुपया है किसी कीमत, और उसके यहाँ भी 11 रुपया है, जबकि हमारे यहाँ भी 11 रुपया होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? कहे कि नहीं ठीक है, हम इसको उत्पादन 1000 से ज़्यादा करेंगे। हमारी डिमांड कितना घरेलू? 500, लेकिन हमने उत्पादन कितना किया? 1000, और 1000 मैंने 500 अधिक किया तो लोगों को मैंने अधिक रोजगार दिया, इतनी आय जनरेट किया मैंने, और उसके बाद मैं इसको लागत से भी कम कीमत पर फॉरेन में जाकर के मैंने बेचा। तो बेचा तो वहाँ की वस्तुएं जो क्या होंगी? अनबिकेंगी, बिकेंगी नहीं, उनकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की जो उत्पादन लागत है वो अपनी लागत से नीचे नहीं जाएंगे। कहेंगे न बिके ठीक है, लेकिन लागत से नीचे हम नहीं बेचेंगे। और जो बाहरी वस्तुएं हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और कम कीमत पर हैं, तो वहाँ के लोग दौड़ के खरीद लेंगे। खरीद लेंगे नहीं खरीद लेंगे? तो हमारे यहाँ एक तो इनकम जनरेट, आय रोजगार बढ़ा, इनकम बढ़ा, और वहाँ पे हमने बेच दिया। और बेचने के साथ ही साथ हम उसकी सब्सिडी देते हैं ताकि और से अधिक मांग बढ़े और फिर उसको हम भरपाई कर सकें। लेकिन सरकार, विदेशी सरकार क्या करती है इस पर? वो तुरंत अगर देखती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो टैक्स इम्पोज कर देती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं आप? आप कहते हैं कि हम आपकी भी वस्तुओं को प्रतिबंधित कर देंगे अपने देश में, अपने देश में।
और इसका शिकार सबसे पहले कौन हो रहा है? चाइना। एक कंघी बनाने की एक पेन भी जो आ रही है आपकी चाइना से आ रही है। जो सस्ती मोबाइल है 50,000 की, वो भी मोबाइल कहाँ से आ रही है? चाइना से। और जो 1500 रुपये की भी मोबाइल आ रही है वो भी चाइना से आ रही है। क्यों? क्या हमारे देश में कैपेसिटी नहीं है, या पूंजी नहीं है, या लोग कर नहीं सकते हैं? क्यों नहीं हो रहा है? उसकी कास्ट ज़्यादा आएगी। और वहाँ पे क्या है कि लेबर बिल्कुल सस्ता है, हमारे यहाँ लेबर फिर भी महंगा है। उत्पादन कास्ट कितना हमारी है? ज़्यादा है, और उनकी क्या है? कम है। कच्चे माल लेबर कास्ट भी होनी चाहिए ना, लेबर कास्ट भी होना चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए, बिजली भी होना चाहिए, ताकि उनकी लागत कम हो। यहाँ का आदमी 8 घंटे काम करेगा और सरकारी नौकरी मिल गई तो काम करना पसंद नहीं करेगा। वहाँ तो आपको 12 घंटे काम करने ही करने हैं, है कि नहीं? आगे चलिए। पूंजी उत्पादन अनुपात मैंने आपको बताया ही, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तकनीकी प्रगति। अब हमारा देश किस पर निर्भर है? कृषि पर। किस पर निर्भर होता है? कृषि पर। और कृषि उत्पादन के हमारे पास तकनीक क्या है? हल और बैल, भैंसा, अब तो हार्वेस्टर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव में चले जाइए और जो सीमांत किसान हैं, सीमांत मार्जिनलाइज्ड, अभी भी होता है। आप रांची झारखंड में चले जाइए, भैंसे से हल जोते जाते हैं और वहाँ ट्रैक्टर बहुत कम पाए जा रहे हैं। और वही मैं कह रहा हूँ, और या तो फिर उनके पास इतनी आय हो। लेकिन हाँ, तकनीकी आपकी अच्छी है कृषि की, तो आपकी उत्पाद और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी, और इसके चलते आपका कृषि अधिशेष होगा जो विक्रय योग्य होगा, और सरप्लस होगा तो आप उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे और अपने विकास के रास्ते को खोज लेंगे। ठीक है। फिर आगे है मानव संसाधन। ये कहा जाता है कि हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, लेकिन क्या सभी लोग शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उत्पादन के योग्य हैं? अगर ये कहा जाए कि हमारे देश की वर्किंग मानव संसाधन, वर्किंग कार्यकारी जनसंख्या कितनी है? 48%, 46 से 48% के बीच में है। अभी रेशियो बढ़ा है 48%, यानी 100% में 48% लोग ही केवल काम करते हैं, काम करने वाले हैं। तो बकिया कितने लोग बचे? 52 लोग क्या है आपके? इंडिपेंडेंट है, डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंड है आपके ऊपर। ठीक है ना? तो ये स्थिति है, तो हमारा क्या होगा? पूंजी के कम होगा। और हमारे जैसे घर में 5 लोग हैं, और 5 लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई प्रोफेसर है, वो सभी लोग उत्पादन में लगे हुए हैं, सभी शिक्षित और प्रशिक्षित हैं। लेकिन हमारी आज भी जनता कितनी, शिक्षा दर कितनी है हमारी? 74% है, 74% है हमारी जनता, शिक्षित जनसंख्या। ठीक है, लेकिन कितनी प्रशिक्षित है उसमें? पढ़ना लिखना तो जानती है, लेकिन कुशल कारीगर कितना है? जैसे आप लोग इतने कम से 25 की संख्या 20 की होगी, 20 में ऐसे कितने कुशल लोग हैं कि कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल दिया तो मोबाइल को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। या कंप्यूटर, कितना लोग हैं जो कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं? भाई 1-2 लोग होंगे ना, सभी तो नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए कि 60% लोग या 80% लोग क्या होने चाहिए? प्रशिक्षित होने चाहिए, मानव संसाधन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ नहीं, ये भी नहीं, शिक्षा के साथ साथ वो स्वस्थ भी हों, ताकि 8 से 10 घंटे काम कर सकें और उनको लोग क्या मिल जाए? शुद्ध पेयजल मिल सके और भोजन मिल सके। क्या ये संभव हमारे यहाँ है? नहीं है। इसलिए भी हमारे विकास में बाधाएं आ रही हैं, यानी विकास को प्रभावित कर रही है। ठीक है। अवस्थापना, किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या अभिप्राय है?
वो सभी संसाधन जो विकास के कारक हैं, और उसमें सबसे बड़ी 3 चीज होती है: ऊर्जा, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। अगर ये 3 साधन आपके पास हैं तो विकास के रास्ते खुल जाते हैं। यानी आपके पास हाईवे है कि नहीं है, विद्युत का है कि नहीं, ट्रेन का है कि नहीं सफर, इसके अलावा हवाई सेवाएं माल ढोने के लिए वो भी आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है। अगर जैसे बंगाल में सूखा पड़ गया तो हम अनाज कैसे लेके जाएंगे? बाय लिफ्ट वहाँ हम हजारों कुंटल वहाँ पे दे सकते हैं ताकि वहाँ की जनता गरीबी मत दूर हो जाए। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, और हमें सूचना मिल जाए तत्काल कि वहाँ पे क्या स्थिति हो रही है। और हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, और तीनों जल थल नभ, तो हम विकास के कदम पर हैं। ठीक है ना? तो आधारभूत ये इसीलिए हमारे गांव को जोड़ने के लिए आज से 15 से 20 सालों तक हो गया कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजनाएं बनाई गई और आज भी चल रही हैं। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जो बाढ़ आ जाता है तो 2 से 4 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट जाते हैं। मचान पे बिहार के अभी भी कुछ हैं कि रोड बना दी जाती है, लेकिन जब बाढ़ आता है तो रोड भी खराब, वो पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। तो अभी भी हम वो चीज़ डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो हमको जोड़ना है अभी भी। ठीक है ना? और विदेशी व्यापार की शर्तें, विदेशी व्यापार की शर्तें 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? वो आपको बहुत दिन में जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। विदेशी व्यापार का मतलब है कि आपका आयात और निर्यात कैसा है, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट। ठीक है ना? विनिमय दर को किसने प्रभावित किया था? क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जी कैसल ने। ठीक है ना? विनिमय की दर को उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी थी, जी कैसल, मैंने लिखा दिया था आपने। ठीक है? तो हमारा आयात क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और वो भी किस पर? नरम विनिमय शर्त, यानी व्यापार की शर्तों के आधार पर। ठीक है ना? यानी हम निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करें और आयात कम से कम करें, तो हमारा विदेशी व्यापार की शर्तें क्या होगी? पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। हम अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी। ठीक है? आयात कम करेंगे तो हमारी जो फॉरेन रिजर्व है या हमारी पूंजी जो है वो बाहर कम करेंगे। ठीक है? और हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको हम पूरा कर सकते हैं। भाई आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? हमने बताया था कि आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो प्रारंभ में यूरोप के देशों में, पश्चिम के देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ था 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, और वो भी चलती रही है। ठीक हो? इसको एस्टेब्लिश किया पहले एडम स्मिथ ने। ठीक है? इसके बाद ही दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हुई सोशियोलॉजी की, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर, उद्योग धंधों पर किसका है? प्राइवेट लोगों का हाथ, यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में हो। दूसरी तरफ आपके सभी प्राकृतिक संसाधन यानी उत्पादन के साधन हैं, उस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व होगा, गवर्नमेंट के अंडर होगा। किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इसका निर्धारण गवर्नमेंट करती है, यानी सरकार करती है। तो उसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके साथ साथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, वर्ल्ड में 2 प्रकार की धुरी की अर्थव्यवस्था चल रही थी, एक पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हमें झुकना था कि हम किधर जाएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाएं या समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। तो हमारे देश की कंडीशन इस तरह की थी, न तो हम पूंजीवादी को अपना सकते थे और न ही हम समाजवाद को अपना सकते थे। इसलिए हमने दोनों को अपनाया, दोनों की कमियों को निकाला और हमने दोनों को अपना लिया, यानी प्राइवेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के सह अस्तित्व को हमने अपने देश में लागू किया। तो हमारे देश में आर्थिक प्रणाली में मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की मिक्स अर्थव्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था जो है समाजवाद से कम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ज्यादा अग्रसर है। ठीक है? क्यों अग्रसर है?
करने तैयार है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो इतना वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहा है, उतना नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट वर्कर्स होंगे तो वो ज़्यादा करेंगे। प्राइवेट वर्कर जो होते हैं वो अपने काम को ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं करते, ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा समर्पण के साथ करते हैं गवर्नमेंट वर्कर्स के। ये कहा जाए प्रोडक्शन क्वालिटी इज लो, प्रतिद्वंदिता की कमी हो जाती है। किसी भी वस्तु और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो क्या करना है? उसको प्रतिद्वंदिता लाना है। क्या करना है? उसको प्रतिद्वंदिता लाना है। यानी प्रतिद्वंदिता जब होगी तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी? कम होगी। उस वस्तु की कीमत क्या होगी? जितनी अधिक कंपटीशन होंगे तो उस वस्तु की कीमत उतनी ही कम होगी और उतनी ही क्वालिटी आप अच्छी होगी। इसका उदाहरण है आपके पास कि सबसे पहले देश में भारत संचार व्यवस्था थी, BSNL था। उसके लिए लोग 4-4 बजे रात से लेकर शाम तक लाइन लगा के रहा करते थे और 1 मिनट की कॉल 1 रुपया आती थी, है ना? 1 मिनट की कॉल 1 रुपया और सेकंड का पढ़ना यानी दिल का धड़कन पढ़ना हो गया था, है कि नहीं? अरे इतना खर्च हो गया और डाटा 1 GB दिन भर में मिल जाए तो बहुत था, और वो भी 200-250 1 GB का लगता था। ठीक है, हमने क्या किया? हमने विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व की कंपनी को हमने इनवाइट कर दिया कि आओ इन्वेस्टमेंट करो और पैसा कमाओ, और हम भी कमाएं। कंपनियां जब आएंगी तो हम टैक्स इंपोज करेंगे, उनकी उत्पादन की क्षमता बेहतर होगी। उत्पादन क्षमता होगी तो वो अगर 5 रुपये में बेचेंगे तो अगली एयरटेल वोडा कहेंगे हम तो 3 नहीं, हम 4 रुपये से कुछ कम पर बेच लेंगे या 4-4.5 रुपये भी बेच लेंगे, हैं? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? रिलायंस आया, चलो दुनिया मुट्ठी में। उसने कहा कि 1 रुपये में मैं वाली उपलब्ध करा दूंगा और कॉल भी आपकी पोस्ट पेड चलती रहेगी, वो भी कम 1 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से। हुआ नहीं? उसके बावजूद में उसको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो उसने कहा निकाला सिम लैला मजनू सिम निकाला उसने, 1 सिम पर 1 फ्री, और उस पर आपकी कॉल टोटल फ्री। उस पर अगर आप बात करते हैं तो उसमें कोई कास्ट नहीं लगती। जियो आया, यानी क्या हुआ? अब BSNL भी फेल, एयरटेल भी फेल, वोडा भी फेल, सब कंपनियां हाथ जितने भी थे सब फेल हो गई। अब कौन चल रहा है? जियो। और आपको डाटा कितना मिल रहा है? 2 GB से 3 GB पर डे है, और उसके बाद आपकी कॉल कितनी है? फ्री है। क्वालिटी कितनी आपकी बढ़ गई, कीमत भी घट गई। तो इससे क्या हुआ? प्रतियोगिता में वृद्धि हुई और वस्तुओं सेवाओं की कीमत भी कम हुई और क्वालिटी भी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो हमने आर्थिक प्रणाली में कौन से अपनाया? आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहस्त्र पाया जाता है। ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है और हर बार पूछता है। ठीक है ना? उसके बाद है निवेशित मिश्रित किन्स ने, हाँ जेम किन्स ने, कार्ल मार्क्स, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ठीक है ना? ये तो क्लियर होगा आपको, मैं लिखाया भी था पूरा क्लास में। उसके बाद अधिशेष की बात आई है। अधिशेष कैसे होगा? कृषि में उत्पादकता ज़्यादा होगी और ज़्यादा एरिया में उत्पादन होगा तो अधिशेष होगा। यानी हमारी जितनी जनता 135 करोड़ की जनता है तो हमारे पास उत्पादन भी इतना ज़्यादा हो कि इनकी पूर्ति करने के बावजूद भी साल भर के हमारे पास ज़्यादा हो, ताकि हम उसको निर्यात कर सकें और फॉरेन करेंसी प्राप्त कर सकें। ठीक है ना? तो उसको अधिशेष कहेंगे। आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? अधिशेष होता है। बचत आय अनुपात, जिस देश की विकास दर कम होती है वहाँ पे बचत आय अनुपात भी बहुत, जिस देश की फॉरेन में देख लीजिए या जो पूंजी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, वहाँ पे बचत ज़्यादा होती है, बचत ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, ठीक है ना। और बचत दर को बढ़ाने के लिए क्या करती है सरकार? बचत दर कैसे बढ़ेगा? आदमी क्यों बचत करता है? हाँ? ब्याज के लिए, यानी लाभ के लिए। अगर वो घर में रखेगा, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है, अगर 1 लाख रुपए में वो 20,000 रुपया खर्च पाता, 80,000 रुपया होगा, तो 80,000 रुपया को क्या करेगा? बैंक में रखेगा या घर में रखेगा? बैंक में क्यों रखेगा? क्योंकि उसको अगर बैंक में केवल रखता है तब भी उसको 5 से 7% आपको ब्याज मिल जाएगा। अब तो 3 या 4% है वो, तो फिर वो क्या कहता है कि नहीं, हो सकता है कि मुझे आकस्मिक खर्च 10,000 की और पड़ सकती है, तो 20,000 और प्लस 20,000 और पे निकाल लीजिए, 40,000 रुपये बचा। कितना? 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये क्या करेगा वो? कहे कि 1 साल के लिए हम इसको क्या कर डाल देंगे, फिक्स कर देंगे। हाँ, 1 ही साल के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कहेगा भैया 5 साल करोगे तो हम उसको दूना कर देंगे, ठीक है ना। और उस 5 साल के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? आपके 60,000 रुपये को वो उद्योगों को, उद्योग धंधे को, उद्यमियों को वो लोन दे देगी लोन, और 100 रुपये के लोन को 900 रुपये बना करके दे देगी, और आपको जब जब आवश्यकता होगी उतने ही देगा, और जांच करने के बाद कि आपकी उत्पादन करने की क्षमता आ गई कि नहीं आ गई है, उसी हिसाब से वो देते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आपके उद्योग धंधे भी बढ़े, आपके पास कार भी आ गई, आपको रोजगार भी मिला, आप अच्छे कपड़े पहनने लगे, आप अच्छा भोजन करने लगे, है ना। ठीक है, अब ये तो आर्थिक कारण हो गए। अनार्थिक कारण लिख लीजिए। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक कारण, ये सभी आपके आर्थिक कारण थे। अनार्थिक कारण लिख लीजिए। राजनैतिक स्वतंत्रता, पहला पॉइंट। राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा, ईमानदार तथा प्रभावी लोक प्रशासन। ईमानदार तथा प्रभावी लोक प्रशासन। अगला पॉइंट, तकनीकी ज्ञान एवं सामान्य शिक्षा। तकनीकी ज्ञान एवं सामान्य शिक्षा। अगला पॉइंट, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन। न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन। अगला पॉइंट, सामाजिक ढांचा। सामाजिक ढांचा। अगला पॉइंट, विकास के लिए आकांक्षा या लालसा या इच्छा। क्लियर हुआ? इसमें से कोई टॉपिक जो आपको ना समझ में आ रहा हो उसके डिफाइन कर दूंगा। आप सब समझते हैं इसमें? न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन। न्याय का मतलब यह है कि कानून। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 5 बीघा खेत हो और बगल वाला दबंग आपके खेत पर कब्जा करके जो हो रहा हो, ये न्यायपूर्ण, ठीक है ना, ये न्यायपूर्ण। तो क्या करे कानून शासन, उसको दंडित करे और आपका खेत आपको उपलब्ध करे, ठीक है। कलहपूर्ण प्रशासन न हो, ठीक है ना। जिस देश में लड़ाई झगड़ा कम हो, आतंकवादी हमले कम हो, और क्या होना चाहिए, सामाजिक जो ढांचा है उसमें क्या होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता और इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी प्रकार का ये नहीं हो कि अगर मैं आगे बढ़ गया हूँ तो अगला वाला आगे बढ़ने न पाए। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था रूढ़िवादी अर्थव्यवस्था है, रूढ़िवादी सामाजिक संरचना है जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है ना। और ऐसे कई संस्थाएं, कई फैक्टर हैं, उसको यहाँ पे रखना ठीक नहीं है। फिर आगे लिख लीजिए,
भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप। अब तक हम सब आपको गोल गोल घुमाते रहे, अब हम आ गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। भारत कौन कैसा देश है? विकासशील या अल्प विकसित? विकासशील क्यों? यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है और दोहन हो रहा है और विकास की संभावनाएं हैं, और उसके साथ ही साथ लगातार 3 वर्षों में विश्व की सबसे उदीयमान यानी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है, जिस पर कोविड का भी प्रभाव कम हुआ। इसके साथ साथ मंदी का भी प्रभाव कम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। लेकिन अभी विश्व के देशों में यानी विकसित देशों में वहाँ पे ब्याज दर में वृद्धि की जा रही है। ब्याज दर में वृद्धि करने का मतलब क्या है कि मुद्रा का क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा, और कुछ लोग सट्टा सौदे से भी कमाएंगे, ठीक है ना। रोजगार में वृद्धि होने की संभावना है, बचत दर ज़्यादा होगी, बचत ज़्यादा होगी तो निवेश भी ज़्यादा होगा। लेकिन भारत में क्या है? हमारी ब्याज दर में वृद्धि नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? हम उदारवादी अर्थव्यवस्था करते हुए लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, ठीक है ना, ताकि हम अधिक से अधिक उपभोग की अवस्था में पहुंच सकें, ठीक है ना, अधिक से अधिक कंज्यूमशन के कर बढ़ें, ठीक है। अब आगे फिर चले गई निम्न प्रति व्यक्ति आय। निम्न प्रति व्यक्ति आय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी कम प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, आय एवं संपत्ति के वितरण में आय एवं संपत्ति के वितरण में थोड़ा ढांच लगी। आय एवं संपत्ति के वितरण में असमानता। अगला पॉइंट, पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव। अगला पॉइंट, व्यावसायिक ढांचा। व्यावसायिक ढांचा प्राथमिक उत्पादनशीलता तथा प्राथमिक उत्पादनशीलता। अगला पॉइंट, निम्न स्तर की मानव पूंजी। निम्न स्तर की मानव पूंजी। अगला, जनसंख्या का आधिक्य। जनसंख्या का आधिक्य। फिर आगे देखिए, जब जनसंख्या का अधिक होगा तो क्या होता है? बेरोजगारी। देख लीजिए, बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी की अधिकता लिख लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट, तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन। इसके बाद नीचा जीवन स्तर। नीचा जीवन स्तर। फिर आगे, निर्बल आर्थिक संगठन। निर्बल आर्थिक संगठन। अगला पॉइंट लीजिए, पुरानी सामाजिक संस्थाएं। पुरानी सामाजिक संस्थाएं। इसमें से कौन सा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, और लगभग इससे 2-4 हमेशा रोज ही होते होंगे, पढ़ लीजिए इसको, जो ना समझ रहा है उसको व्याख्या कर दें। हाँ, ठीक है। और किसी को और कोई टॉपिक पॉइंट?
व्यवसाय ढांचा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हमारे देश के जीडीपी के 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। अब हम ये देखें कि हमारे जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या हमारे किस क्षेत्र में लगी हुई है? कृषि में। प्राइवेट में नहीं लगी, कृषि में लगी है। हाँ, कृषि में लगी है सबसे अधिक जनसंख्या। और जीडीपी में योगदान कितना है इसका? है? कितना? 14, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 26। और तृतीय क्षेत्र का कितना? 60। आबादी किसमें कितनी लगी है? कृषि में 60 से 65%, 60 से 65%। और इंडस्ट्री में 20%। बचा कितना? हाँ? लगभग 10% जनसंख्या आपके तृतीय टर्सरी क्षेत्र में लगी हुई है। और आपके जीडीपी में सबसे योगदान किसका है? जबकि होना किसका चाहिए? प्राइमरी का और कम होना चाहिए, उद्योग क्षेत्र का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रोजगार मिलता है तो उद्योग में मिलता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में हम अभी भी पीछे हैं, इसलिए लोगों को रोजगार हम नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कितना रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा था प्रतिवर्ष? प्रतिवर्ष कितना रोजगार सृजन लक्ष्य है सरकार द्वारा? मैंने लिखाया है इसको, बजट में मैंने लिखाया है इसको। 60 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देना है, सृजन करना है, ठीक है। तो अगर ये कहें व्यवसायिक ढांचा में, तो हमारे देश की जनता की व्यवसायिक ढांचा क्या है? कृषि प्रधान है। जबकि जीडीपी कितना है? जीडीपी यानी सर्विस सेक्टर और उद्योग क्षेत्र हमारा कम है। उस देश का विकास सबसे ज़्यादा होता है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम कृषि में लगा रहता है और उसका उत्पादन कम होता है। और उद्योग क्षेत्र और सर्विस क्षेत्र में वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा रखती है और रोजगार होता है, तो उत्पादन का क्षेत्र ज़्यादा होता है। कृषि में क्या होता है? उसमें डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी छिपी बेरोजगारी, या इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? कृषि में। क्यों? क्योंकि एक आदमी काम 5 आदमी करते हैं, उत्पादकता अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ना? अब थोड़ा सा एक टॉपिक और हम आपको बता दें, 1 मिनट बस, ज्यादा नहीं। विकास के रास्ता, विकास का रास्ता, 2 विचारधाराएं हैं, संतुलित और दूसरा असंतुलित। संतुलित से अभिप्राय क्या है? संतुलित अर्थव्यवस्था या संतुलित विकास से क्या अभिप्राय है? एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, क्या है? हाँ, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान देना, यानी सभी में समान रूप से अपने संसाधनों को बांटना, यानी एक साथ कई उद्योगों को, किसी एक उद्योग को प्राथमिकता नहीं देना है, बल्कि
हम प्राइमरी सेक्टर को भी यानी कृषि को भी महत्व देंगे और उत्पादन को भी महत्व देंगे और सर्विस सेक्टर को भी ध्यान देंगे। यानी इक्वली तीनों में कोशिश करें कि सबको मिल जाए, यानी रोजगार जनरेट हो, उत्पादन हो, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? संतुलित विकास। इसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन कौन है? लिखिए फटाफट। रोजेस्टीन रोडान, रोजेस्टीन रोडान संतुलित में। रेगनर नर्स, दूसरा पॉइंट है रेगनर नर्स, नर्स, हाँ रेगनर नर्स, नर्स, ठीक है, रेगनर नर्स। और आर्थर लुइस, तीसरा है आर्थर लुइस, आर्थर लुइस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद असंतुलित विकास। असंतुलित विकास में क्या है? ऐसा लगता है अर्थशास्त्री को कि हमें रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा जोर देना चाहिए, यानी भारी उद्योग में ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था बूस्टअप करेगी। सभी क्षेत्रों पर ध्यान देने के बजाय किसी एक विशेष स्पेशलाइजेशन क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी, ठीक है ना। ऐसे विचार को या ऐसे पॉलिसी को हम असंतुलित अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। इसके समर्थक जो है देखिए 3 है। ए ओ हर समय, ए ओ हर समय, हर समय। दूसरा H.W. सिंगर, H.W. सिंगर। तीसरा है पाल स्ट्रीटन, स्ट्रीटन, पाल स्ट्रीटन, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्री हैं क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर हमें असंतुलित विकास पर जोर देना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें हम थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्ञान ले लें। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, बस एक मिनट, टाइम हो गया है ना? ओवर हो गया? चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग भूख लग गई होगी।